हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू का कोर्स BPCS 183 करवाऊंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि। इसका देखिए आपने मुझे कमेंट किया था, लेकिन इसके लिए ना मेरे पास ऐसा सच कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो ये मैंने गूगल से ही क्वेश्चंस आपके डाउनलोड करे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके उसमें असाइनमेंट में से ये क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लगे, और प्लस ये मुझे लगता है कि ऐसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ के ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ना आपको हेल्प मिलती है बाकी के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सप्लेन सेल्फ कंट्रोल एंड डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट तो है कि आपको बताना है कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, एंड सेकंड पार्ट इसका है कि आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बतानी है जिससे कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद पे जब आप कंट्रोल रखते हैं। अब उसमें हमारे इमोशंस भी आ सकते हैं, हमारे एक्शंस भी आ सकते हैं, हमारी बातें भी हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आपका खुद का कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, एक एबिलिटी है जो कि कोई भी अपने इम्पल्सेस या इमोशंस को या फिर जो बिहेवियर है उसको मैनेज कर पा रहे हैं, स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशन। कि लाइक आपके पास में एक सिचुएशन आपके अगेंस्ट है और उस टाइम पे भी आप अपने आप को संभाल के आगे बढ़ पा रहे हैं और यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ कंट्रोल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पढ़ना है और लेकिन आपके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे वे हैं, स्टिल आप अगर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो वो भी एक आपके पास में एग्जाम्पल है सेल्फ कंट्रोल का। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज़ दे रखी हैं सेल्फ कंट्रोल की के लिए। तो उसमें पहली स्ट्रेटजी आती है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ना, जैसे आप ध्यान लगाते हैं, तो ऐसी जब प्रैक्टिसेस आप करते हैं, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस जब आप करते हैं, तो उससे ना आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और थॉटफुली, मतलब कोई भी सिचुएशन आपके सामने होगी तो उसमें आप ना थॉटफुली रिएक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को सोच समझ के रिएक्ट कर पाएंगे गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो पहली स्ट्रेटजी आती है बच्चा आपकी माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सेकेंड आती है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको कि CBT कहा जाता है। जब कभी भी वर्ड आ जाए कॉग्निटिव, तो इसका मतलब होता है जो हमारे थॉट पैटर्न से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर, हमारे माइंड से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, तो वो होता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर। ठीक है, तो इस टेक्निक में ये जो टेक्निक्स है ना, ये हेल्प करती है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, जैसे थॉट पैटर्न को, बिहेवियर, जो कि सेल्फ कंट्रोल की जहाँ की लैकनेस हो रही है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब ये जो है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो आपकी विल पावर है उसको स्ट्रेंथन करना, या फिर जो सेल्फ कंट्रोल है ओवर द टाइम आप उसको क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली डिलेड होता है कि जैसे आपने क्या किया कि आप ना ये खुद को रिवॉर्ड देना या खुद को अप्रिशिएट करने में, काफ़ी कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, और वो चीज़ें कई बार फिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमें कई बार उन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। लेकिन आप छोटे छोटे इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अप्रिशिएशन करते रहेंगे, चाहे आपका बुरा टाइम है चाहे अच्छा सा टाइम है, और उसको अगर आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस ईजी हो जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपके पास ना एकदम क्लियर और अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास टाइम कम है और फिर भी आप ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क रख रहे हैं कि जो आपके पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन, आप उसके अलावा फिर कुछ और कर नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ईजी टास्क, बहुत ही ईजी गोल आप सेट कर रहे हैं जो बहुत स्मूथली हो जाएंगे और फिर आप अपने अलग ही हवा में कि हाँ, हमने जो गोल सेट किया था उसको अचीव कर लिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो गोल सेटिंग है ना, वो बहुत ही क्लियर और अचीवेबल गोल्स वहाँ पे होने चाहिए। प्लस गोल्स को अचीव करते वक्त आपका जो फोकस है वो मेंटेन रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों पे उस वो जो गोल आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, या आपका एक टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वो चीज़ पे हमारा जो टेम्पटेशन है उस पर भी कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप गोल सेटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर स्लीप हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया,
और बैलेंस डाइट, क्योंकि जब ना आपकी हेल्थ बेटर रहेगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज याद रख सकते हैं। ओके, इसके अलावा डाइट का फोकस है या स्लीप है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन होता है, जो सेल्फ कंट्रोल होता है, उसमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो भी इमोशनल ओवरलोड हो रहा है या फिर जो आपके इम्पल्सिव रिएक्शन है, उनको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर पा रहे हैं। जो कई बार आपके पास बहुत छोटा स्ट्रेस होता है लेकिन आप उसको इतना ओवर सोच लेते हैं कि वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे ओवरकम कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से हम लड़ रहे होते हैं। कई बार हमें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस करते हैं और कई बार ये चीज़ें बहुत कम टाइम में, बहुत लिमिटेड टाइम में हमारे पास आ जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम ही यही है। तो जो सब्जेक्ट का नाम है उससे रिलेटेड नॉलेज आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वेल, क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी इमोशनल कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में आपको सर गोलेमैन के अकॉर्डिंग आपके इनके जो 5 इमोशनल कॉम्पिटेंसीज है वो आपको डिस्क्राइब करने हैं, और एक क्वेश्चन का पार्ट है जिसके अंदर आपको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो ये आपके दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है। सबसे पहले देखिए, इमोशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। जब मतलब क्या होता है जब आप इमोशनल लेवल पे, तो आप थोड़ा चीज़ों को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। इमोशनल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपकी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, ट्रेट, लक्षण हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को समझने में, इमोशंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये होता है हमारा इमोशनल। अब इसके अंदर ना हमें 5 जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ है ना, ये हमें डैनियल गोलेमन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इनमें सबसे पहली आती है बच्चा आपकी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, रिकग्नाइज़ करना और अंडरस्टैंड करना खुद के इमोशंस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और वो जो पॉइंट्स है जो आप बोलते हैं, जो आपका बिहेवियर है, उसका दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस में। सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हो गया कि जब आप अपने इमोशंस, अपने इम्पल्स, आपके रिएक्शंस या जो चेंजिंग सर्कमटेंस है उसको अडॉप्ट करें, तो उन सब चीज़ों को जब आप रेगुलेट कर पाते हैं तो वो आता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। जैसे मानिए कोई सिचुएशन आपके सामने है, अगर वो सिचुएशन में आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप अपने आप को समझा रहे कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इसको ले लेंगे, तो वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन वहीं आपको चाहिए और उसके आप ज़िद कर लें और अननेसेसरी वे आप उसको, या कोई गलत तरीका उस चीज़ को अचीव करने को निकालें, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ रेगुलेशन में नहीं आएगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपने पर्सनल गोल, आपका जो पैशन है किसी चीज़ को अचीव करने का, या जो आपकी एबिलिटी है जिसमें आप, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्टिल आप खुद को प्रिजर्व कर पा रहे हैं, खुद को आप उतना ही मोटिवेट रख पा रहे हैं एट लास्ट, तो वो चीज़ें हमारे हमारे मोटिवेशन का पार्ट होती है। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना, चाहे आप एसएससी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग में है, या यूपीएससी है, या स्टेट पीसीएस हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मोटिवेशन वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता है जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सक्सेस आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलती, काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी सक्सेस, अगर आपके जेन्युइन एफर्ट्स और रेगुलर बेसिस पे आपके एफर्ट्स है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है आपके मोटिवेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है कि जैसे कुछ इमोशंस पे, या फिर जो आपका कुछ लोगों के लिए पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप वहाँ पे थोड़े सेंसिटिव हो, या चीज़ों को आप बहुत ही इमोशनली लेके सोच पा रहे हैं, तो ये सेक्टर आप इम्पैथी में लिख सकते हैं। फिर आती है हमारी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब बस वहीं तक नहीं जाना है आपको। रिलेशनशिप का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने नेबर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, या फिर जो आपकी सोसाइटी है वहाँ पे आपका कैसी बातचीत है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है,
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर नेटवर्क ऑफ सपोर्ट, मतलब आप लोगों से किस तरीके से मिलनसार हैं, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 5 जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ वन इज़ एम्पैथी एंड फिफ्थ वन इज़ सोशल स्किल्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वेट अ मिनट, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज टू डेवलप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ बतानी है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। अगेन मेरे क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ पूछी गई हैं तो आपको पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप खुद को रियलाइज़ कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, कि जब आप अपना खुद का पोटेंशियल समझ पाते हैं, तो वो चीज़ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे मानिए कोई काम आप करना चाहते हैं लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि आप वो नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपने सबके थॉट्स को सुना साइड में रख के, लेकिन आपने जो आपके मन की बात थी या खुद से आपने रियलाइज़ किया कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आपको बेसिकली अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपकी क्या डिज़ायर है, उसको कैसे फुलफिलमेंट करना है, तो ये चीज़ें हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आती हैं। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इज़ द रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल, खुद का पूरा कंप्लीट पोटेंशियल और डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। तो ये चीज़ क्या आती है, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक डेफिनेशन आपको गिवन है। फिर यहाँ पे ना कुछ स्ट्रेटजीज़ आपको दे रखी हैं, स्ट्रेटजीज़ जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डेवलप करती हैं। यहाँ पे 7 हैं। वैसे तो ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा नहीं लर्न होते तो आप इनको भी अच्छे से डिफाइन कर देंगे, आपका एक अच्छा सा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहली आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप खुद को इंगेज कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस क्या है, आपका पैशन क्या है, आपके गोल क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे, एक आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के अलावा आपकी वीकनेस, गोल और पैशन। ये जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेट चैलेंजिंग गोल्स। अब ना कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली अचीवेबल होते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे गोल्स भी आपको सेट करने चाहिए जो कि थोड़े चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग का मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास कम टाइम है और उसमें आपको अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रखनी है, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो वो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि चैलेंजेस होते हैं। जैसे आपने ना यूट्यूब शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा 10 डेज़ चैलेंज, 14 डेज़ चैलेंज, तो ऐसे ना लोग पिक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें काफ़ी टफ हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, काफ़ी टफ है, लेकिन आपने कम टाइम में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर लिया। तो ये चीज़ आती है आपकी कि जहाँ पे आप अपने गोल्स को, चैलेंजिंग गोल्स को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एम्बेरस लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप ना खुद के लिए बहुत ओपन रहिए। आप हैं या मैं हूँ या कोई भी इस दुनिया में ना, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर रहता है। आप किसी ना किसी से किसी ना किसी वे में कोई ना कोई बात ज़रूर सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि बी ओपन। कब, जब आपको नई स्किल सीखनी है, जब आपको नॉलेज गेन करनी है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी पर्सनल ग्रोथ की आपको को मिल रही है, तो उस टाइम पे ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये हैं तो आप ये तो कर ही नहीं सकते, या आपको नई चीज़ नहीं सीख सकते, आपकी एज ज़्यादा है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है। अगर आप लर्नर रहेंगे लाइफ लॉन्ग तो क्या होगा, आप अपने आप के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं। आपके अंदर कुछ सीखने की भावना होगी तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को टाइम पे रहते क्लियर कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई स्किल्स को सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो आपको हमेशा ओपन रहना है। नेक्स्ट आता है हमारा परस्यू पैशन। अब देखिए एक होता है पैशन और एक होता है ज़रूरत। तो यहाँ पे ये है कि आपने सुना होगा बड़े बुज़ुर्गों से कि जो भी काम आपको करना बहुत पसंद है ना, उसे अगर आप करते हैं तो उसमें आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता है। लेकिन एक काम आप अपना मन मार के सिर्फ यूँ ही आपकी ज़रूरत है तो आप उसमें लगे हुए हैं, तो हो सकता है उसमें आपकी सक्सेस रेट जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पैशन है ना उसको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ टाइम आपको अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ में भी लगाना चाहिए जिससे आपको क्या मिल रहा है, जॉय, खुशी मिल रही है, या वो चीज़ें जो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही हैं। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आपने सारा दिन बहुत काम किया लेकिन एक काम आप पूरे दिन में ऐसे करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, या फिर एक सेंस ऑफ पर्पस है कि वो काम आप इस वजह से करें। तो अपने पैशन को परस्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना, और जो प्रेजेंट मूवमेंट आपके पास अवेलेबल है ना, जो भी मूवमेंट आपके पास अभी जी रहे हैं उसको फुली अप्रिशिएट करें अपने एक्सपीरियंस के साथ में, और आज में जी लीजिए। हाँ, वो आई एग्री कि कल की टेंशन सबको रहती है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सबको रहता है। लेकिन जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट में जीना सीखिए, और जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है उसको डेवलप करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कल्टीवेट रेजिलियंस। कल्टीवेट रेजिलियंस का मतलब होता है कि बाउंस बैक करना सीखें। जैसे सेटबैक्स है, कोई चैलेंजेस आ गए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ की, तो उसको ना एक्सेप्ट करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक सिमिलर लाइफ को ही जीते रहेंगे। आपकी कोई जॉब है या कुछ काम है तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बस एक ही तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने चैलेंजेस आगे बढ़ते हुए देखते हुए जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है सीक सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही सपोर्टिव रिलेशनशिप आपको अपने आसपास में बिल्ड करना चाहिए, ऐसा जो आपको इंकरेज करे। जब आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, जब आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे सपोर्टिव रिलेशनशिप आपके पास होने चाहिए, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लव्ड वंस, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए जो आपको उस टाइम पे इंकरेज कर सकें और इवन इंस्पायर कर सकें आपकी जो जर्नी है, जिसमें आप अपने आप को समझ सकें, अपने आप को रियलाइज़ कर सकें, आपकी स्ट्रेंथ को समझ सकें। तो वहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्टर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए। तो आप देखिए इसके साथ में आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो हम इसमें और भी आगे एक दो वीडियोस में इसमें आपके लिए कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इमोशंस ऑफ इंटेलिजेंस। इमोशनल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप देना है किस चीज़ के अंदर, आपको पूछा गया है इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है। सपोज़ आपको नहीं आता क्वेश्चन, अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप ना यहाँ पे इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में इनके जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। वैसे तो ना बहुत से लोग इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को ना रिलेट करते हैं, इनके कुछ कंसेप्ट आपस में रिलेट करते हैं। बट आपको पता है जो इंटेलिजेंस है ना, इसको हम मेजर करते हैं थ्रू आईक्यू टेस्ट, कि किसी का आईक्यू टेस्ट जो है ना वो कैसा है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, या फिर कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, या फिर एकेडमिक एप्टीट्यूड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं इंटेलिजेंस में इंक्लूड करते हैं। जैसे मानिए आपकी क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनका इंटेलिजेंस लेवल आपने किससे जज किया कि मैम ने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स एकदम परफेक्ट टाइम पे दे दिए हो, ठीक है। इसके अलावा चाहे आपके इंटरनल्स हो रहे हैं, चाहे आपके असाइनमेंट्स हैं, चाहे आपके हाफ ईयरली हैं, चाहे आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, जो जैसे भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। बहुत अच्छा का मतलब होता है ऑलमोस्ट फुल वो स्कोर कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। कोई चीज़ एक बार में बोली, एक बार में ही समझ आ गई, टीचर्स ने जो समझाया वो एक बार में समझ आ गया, कुछ लिखना था वो बहुत स्पीडली और अच्छा आंसर लिखा। तो ये हमारे में अकेडमिक्स में, अकेडमिक एप्टीट्यूड में इन चीज़ों को क्या है, इंटेलिजेंस से डिफाइन किया जाता है। या फिर आप एक ऐसी प्रॉब्लम में, एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जिसमें आपको नहीं पता कि उससे कैसे बाहर निकलना है, लेकिन एक थर्ड पर्सन आए वो आपकी हेल्प कर दे, तो आप सोचेंगे वाओ ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस का लेवल हमारे पास यही होता है कि आप कैसे कैसे उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में अकेडमिक्स के अलावा अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस को मैनेज करना इंक्लूड होता है, कि आप किसी सिचुएशन में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। जैसे सपोज़ आपको किसी से बात करनी है, किसी से मिलना है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको मना कर दिया और आप उससे सपोज़ इमोशनली अटैच है, तो आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने वो सिचुएशन को कितना अच्छे से समझा, ये चीज़ आती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में ना आप पॉइंट्स और भी याद रख सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गया, इमोशंस को मैनेज करना हो गया, और आप आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके चल पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए, इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अलावा जैसे जो सिंपल इंटेलिजेंस है वो अकेडमिक्स में, या जो एनालिटिकल सक्सेस होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक रोल प्ले करती है पर्सनल या फिर सोशल इफ़ेक्टिवनेस के अंदर।
प्लस जो लोग ना इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका हाई होता है, जिनका काफ़ी अच्छा होता है, वो स्ट्रेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के आपको बेनिफिट्स बता रखे हैं कि वो स्ट्रेस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो लोग बना सकते हैं, प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा बहुत जो लड़ाई झगड़ा आर्ग्यू हो गई है, उसको रिजॉल्व भी वो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में मैं और क्वेश्चंस आपको करवा दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की। एंड गाइस प्लीज़ न्यू ईयर से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स मुझे पूरे करने हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी कि जल्दी हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर लें न्यू ईयर से पहले। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।